दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफी की ऐसी बेहतरीन टिप्स के बारे में जो आपकी फोटोग्राफी को और ज़्यादा बेहतर बना देगी। ये आप सोचेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर जो है अधिकतर वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड ही हैं और वो वेडिंग फोटोग्राफी से ही अपना बिजनेस जो है इंप्रूव करते हैं। जैसे कि हम बात की जाए कि फोकस, वाइट बैलेंस, कैमरे का एक्सपोजर और कैमरे की द्वारा ली गई फोटो का बैकग्राउंड, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर हम फोटोग्राफी बेहतर बना देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करना चाहिए, तब जाके आपकी फोटोग्राफी बेहतर हो जाती है। इतनी चीज़ें सब जानने के बाद फोटोग्राफर समझता है कि भैया हम तो बेहतरीन फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, जो आता है उसी में खुश है। लेकिन बेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, लोगों से डिफरेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए टिप्स को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजमीराज फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो वाइट बैलेंस, फोकस, बैकग्राउंड और एक्सपोजर कैमरे का, ये चार चीज़ें आपको कंपलसरी कैमरे की आना जरूरी है। यदि आपको यह नहीं आती है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उससे आप यह चीज़ें बेहतरीन अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो आपको ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी कि भाई दोबारा मैं बार बार आपको इन चारों चीज़ों के बारे में बताऊं। इसके अलावा हम बात करते हैं नए टॉपिक पर कि भैया इसके अलावा भी क्या चीज़ हो सकती है जो हमें हमारी वेडिंग फोटोग्राफी में ज़्यादा बेहतर बनाए। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों मैं कि आपका फोटोग्राफी का एंगल 100% तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 80% से 70% लोगों का एंगल जो है बहुत गलत होता है। क्योंकि मेरे पास जो है आसपास के कस्बे के, आसपास के ज़िले के फोटोग्राफर आते हैं वेडिंग का एल्बम बनवाने के लिए, जो फोटो एक्सपोजर हैं लेकिन डिज़ाइनर नहीं है। तो उनकी फोटोग्राफी को देख के मैं उनको हर बार सजेस्ट करता हूँ कि क्यों आपने ऐसा किया, क्या आपके पास जगह नहीं थी, क्या आपके पास ऐसी सुविधा नहीं थी, क्या आपने एंगल को थोड़ा सा ऐसे करने की कोशिश नहीं करी, तब आपका फोटो अच्छा बन जाता। तो वो बोलते हैं हाँ सही है भैया, आप बराबर बता रहे, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। ये सबसे बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों कि यदि आपसे कोई गलती हो रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भैया हमने गलत फोटो खींच दिया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। और अगली बार अगर आप ध्यान रखते हैं और फोटो खींचते हैं तो आपकी फोटोग्राफी बेहतर होना चालू हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एंगल का ध्यान रखें। जैसे कि माता जी पूजन का फोटो आप सब्जेक्ट के राइट में खड़े होकर फोटो लेंगे तो आपकी जब शीट बनती है तो वो इस एंगल से बनती है, ठीक है ना। न कि आप लेफ्ट में खड़े होकर फोटो लेंगे तो भैया माता जी पूजन करने आप क्या उल्टा जा रहे हैं या सीट से बाहर जा रहे हैं। पेज तो एल्बम का इस तरह से देखा जाता है ना, तो आपको किस एंगल पर खड़ा रहना है और किस साइड में खड़ा रहना है, ये चीज़ें आप थोड़ी माइंड में कर लोगे तो आपकी फोटोग्राफी बेहतर हो जाएगी। और भी ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आप पूरी आगे की वेडिंग फोटोग्राफी में अप्लाई करेंगे। मेरे पास बहुत सारे एल्बम डिजाइनिंग का कोर्स लेने भी आते हैं, तो वह उनको भी मैंने यह ज्ञान दिया और थोड़ा सा बताया कि क्यों ना आपकी फोटोग्राफी भी थोड़ी सुधारी जाए। आप जिस तरह से एल्बम डिजाइन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपने जो फोटो क्लिक किया था वो गलत है, तो वो कहते हैं हाँ भैया बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आप गलत है, अब हम आगे से ध्यान रखेंगे और हमारी फोटोग्राफी भी हम व्यवस्थित तरीके से लेंगे और जो सिलेक्टेड फोटो होगा वही फोटो परफेक्ट क्लिक करेंगे। दोस्तों ट्रेडिशनल फोटोग्राफर के मन में थोड़ा सा ऐसा संकोच रहता है कि हम जो फोटो क्लिक कर रहे हैं वो कैंडिड फोटोग्राफी के मुकाबले नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो भी आप यह भी सोचें कि जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर फोटो खींच सकता है वो कभी कैंडिड फोटोग्राफर भी फोटो नहीं खींच सकता है। तो आप दोनों चीज़ को एनालाइज करें और कभी अपने आप को नीचा ना समझे कि भैया वेडिंग में जो कैंडिड फोटोग्राफर है वही बेस्ट फोटोग्राफी करता है। उसके पास कैंडिड लेंस था, 2.8 का लेंस था, 70-200 लेंस था, 50 mm लेंस था, 1.8 का लेंस था या 100 mm लेंस था, कोई भी अदर लेंस जो कैंडिड फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपका फोटो जो है उससे डल गया है या अच्छा नहीं आया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आप ट्रिक्स यूज़ करेंगे बैकग्राउंड को ब्लर करने की तो आप किड लेंस से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल क्रॉप सेंसर के कैमरे से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आप टिप्स को अच्छे से अप्लाई करेंगे, जैसे कि लाइटिंग इफेक्ट हो गए या फिर आप नाइट में भी शूट कर रहे हैं तो आपको फ्लैश लाइट की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं आप एलईडी लाइट से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि एलईडी लाइट से आपको सुविधा इतनी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है कि भैया जो आपको सामने नजर आ रहा है वो फोटो आपका कैमरा खींच के दे दे रहा है। फ्लैश लाइट में आपको हो सकता है 2-3 फोटो क्लिक करना पड़े, उसके बाद आपका कैमरा सेट हो। तो आप अच्छी अगर लाइटिंग यूज़ करते हैं तो आपकी फोटोग्राफी नॉर्मल किट लेंस के कैमरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप मन से ऐसा भ्रम निकाल दें कि भैया कैंडिड फोटोग्राफर होने की वजह से ही उसके फोटो ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं या फिर उसके बाद प्राइम लेंस है, फुल फ्रेम कैमरा है तो ही अच्छे आ रहे हैं। यह मन से आप निकालेंगे ना तो थोड़ा सा आप ये भी सोचिएगा कि जो आपके पास किट लेंस है उतना वाइड एंगल का लेंस उसको भी नहीं मिलता है कैंडिड फोटोग्राफर। तो वाइड एंगल के फोटो भी कुछ ऐसे अट्रैक्टिव होते हैं जो कैंडिड फोटोग्राफर को मात देते हैं और अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। यदि आप कोई बुके इफेक्ट बनाकर फोटो क्लिक करते हैं
आप किट लेंस से बुके इफेक्ट बनाकर फोटो क्लिक करते हैं तो भी आपकी फोटोग्राफी जो है बेहतरीन लगेगी बजाय कैंडिड फोटोग्राफर के। और यदि आपने 4 फोटो भी ऐसे क्लिक कर दिया ना तो कैंडिड फोटोग्राफर को आप फेल कर देंगे और आगे से आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफी नहीं करेंगे, कैंडिड फोटोग्राफी करेंगे। और समय समय पर आपको अपने हिसाब से कैमरे के लेंसेस रखना जरूरी है, जैसे कि 50 mm लेंस हो गया है, 50 mm लेंस हो गया है, 100 mm लेंस हो गया है, इनसे काम करना आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे। और 1.8 कब यूज़ किया जाता है, जरूरी नहीं कि हर वक्त हमें 2.8 1.8 के ऊपर काम करना है। आप 4.0 पर भी काम कर बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फोटोग्राफी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों फोटोग्राफी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भैया बहुत जल्दी रहती है उन्हें पैकिंग करने की अपने सामान, जैसे कि रिसेप्शन की बात कर ली जाए कि भैया हमने स्टूडियो लाइट लगा रखी है, पोर्टर लाइट लगा रही, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बिखरा हुआ पड़ा तो क्या लगा हुआ पड़ा है, जैसे कि भैया हमें यूज़ में आ रहा है, हमने सेटअप कर रखा है, तो जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ आप उसको समेटने की बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। जल्दी करना चाहिए, सब कुछ ध्यान रखना जरूरी है कि भैया हमारा सामान कहीं ख़राब ना हो जाए या फिर कोई गिरा ना दे, या फिर भैया जल्दी जल्दी हम समेट ले और सेव कर ले हमारा सामान, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आप एक हेल्पर रखेंगे साथ में तो वो ध्यान रख लेगा और वो आराम से पैकिंग कर लेगा। तो सामान पैकिंग करने में इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, आपकी नज़र घुमाते रहें, इस चक्कर में आपके कुछ मोमेंट भी मिस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने नोटिस किया है कि रिसेप्शन खत्म होते ही दूल्हा दुल्हन जो है डीजे नाइट पर जाते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं, तो वो मोमेंट आप कैप्चर करने में लेट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और लास्ट में आप सामान पैक करने लग जाते हैं और आपके असिस्टेंट को आप कैमरा पकड़ा दे ले जा जो 2-4-5 फोटो क्लिक कर दे। लेकिन दोस्तों यदि आप खुद ध्यान रखकर वो फोटो क्लिक करेंगे और वो वीडियो बनाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि पूरी शादी में दूल्हा दुल्हन ही ऐसा मोमेंट, इस टाइम का मोमेंट होता है कि स्टेज की बात करें जब वो डांस साथ में कर पाते हैं। इसके अलावा पूरी शादी में आप माता जी से लेकर विदाई तक देख लीजिए, दूल्हा दुल्हन कभी भी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते हैं और वो डांस नहीं करते, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है। यदि आप उनका 30 सेकंड का एक रील शूट भी कर देंगे वीडियो के कैमरे से, या फिर आप फोटोज़ भी ऐसे क्लिक कर देंगे तो उनके वो लाइफ टाइम के मोमेंट बन जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से फोटोग्राफरों को देखा है कि ये मोमेंट उन्होंने मिस कर दिया है, लिया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि वो कैमरा पैकिंग में बिजी थे। और इतने समय में आपको क्लाइंट पार्टी बुलाती है कि भैया दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं, चलिए आप फोटो क्लिक कर लीजिए, तो वो पैकिंग के चक्कर में रह जाता है और मिस हो जाता है प्रोग्राम, क्योंकि वापस से दूल्हा दुल्हन नहीं डांस कर पाते, क्योंकि मुश्किल से वो 1-2 मिनट का ही डांस करते हैं और जल्दी से चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि दूल्हा दुल्हन आधे घंटे तक डांस कर रहे हैं और उनको आपको अच्छे से कैप्चर करने का टाइम मिल गया है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि कपल फोटोज़ में आप बहुत कमी रखते हैं, कमी नहीं रखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप 100-100, 150-100, 200 फोटो कपल फोटोज़ क्लिक करके ले आते हैं। मैं वही आपको वापस से एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास फोटोग्राफर आते हैं, वो बहुत सारे फोटो क्लिक कर देते हैं, लेकिन उनमें से मुझे मिलते हैं मुश्किल से 10 से 15 फोटो। देखा जाए तो सब सेम टू सेम एक सेम पोज के फोटो बार बार लगाना अच्छा नहीं लगता, चाहे उनकी ड्रेस चेंज हो गई हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि सेम पोज के फोटो लगाएं और हम यूज़ करें, क्योंकि बाद में आप हमारा फोटोग्राफर ही बोलता है कि भैया आपने हमारे फोटो यूज़ नहीं करे, फिर हम उसको एनालाइज करवाते हैं, देखिए आपने यहाँ पे भी ये सेम फोटो खींचा, सेम पोज। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर 2 रिसेप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि एक ब्राइडल के वहाँ पर जब बारात गई तब का रिसेप्शन है, तो वहाँ पर फोटो आपने जो जिस पोज में फोटो क्लिक कर लिए उस पोज के फोटो आप अगले दिन जब रिसेप्शन है या दूसरे दिन जब रिसेप्शन है तब वो पोज रिपीट ना करें। रिपीट भी करें तो आप ध्यान रखें कि बैकग्राउंड यहाँ पर का अच्छा है, तो वो आपके अपन ने अगर सेम पोज में फोटो क्लिक कर दिया आपको पिछला वाला फोटो जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिल रहा है। आपने कल फोटो क्लिक किए थे, आज आपका रिसेप्शन है, तो उस हिसाब से आप एनालाइज कर लीजिए कि ये पोज बन गए। अब मैं यहाँ पर जो फोटो क्लिक करूँगा तो 8 से 10 फोटो ऐसे निकाल लूँगा। आप इंटरनेट सर्च कर लीजिए, क्रोम सर्च कर लीजिए, मैंने पोजिंग के फोटोज़ बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, वो देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप पोज निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ही निकाल लीजिए और पोज आप उनको प्रेजेंटेशन दीजिए और आप नए पोज बना लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपकी क्वालिटी अच्छी है। आप फोटो तो क्लिक कर ही रहे हैं, क्यों ना आप अलग अलग पोज में फोटो क्लिक कर दें, आपका इंप्रेशन भी पार्टी के सामने अच्छा जाएगा और आप काम भी अच्छा कर पाएंगे। तो सेम टू सेम पोज में 100-200 फोटो क्लिक करना मायने नहीं रखता दोस्तों। 25 फोटो अगर आपने बहुत अच्छे क्लिक कर लिए और अलग अलग पोज में क्लिक कर लिए तो 100% आपकी एल्बम बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपका क्लाइंट भी आपसे खुश होगा और वो आपको उल्टा नहीं बोलेगा भैया बहुत डबल फोटो क्लिक कर दिया यार। ऐसा आपकी पार्टी ने आपको कहा होगा, 100% कहा होगा, हर एक फोटोग्राफर को कहा होगा कि बहुत ज़्यादा डबल फोटो खींच दिए और ज़्यादा जबरदस्ती के फोटो खींच दिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, अलग अलग पोज में फोटो लें, अलग अलग रिसेप्शन के टाइम पर लें, अलग अलग बैकग्राउंड में लें, बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी फोटोग्राफी हो जाएगी।
दोस्तों एक चीज़ ये भी होती है कि रिसेप्शन खत्म होने के बाद हमारा जो मेन फोटोग्राफर होता है वो आराम करने चल जाता है, सोने चल जाता है और असिस्टेंट को कैमरा पकड़ा देता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, थक गए हैं, अगला प्रोग्राम होगा, हम अगले दिन काम करेंगे, इसलिए आज हम सो रहे हैं। लेकिन असिस्टेंट को भी इतना परफेक्ट बना दीजिए और इतना प्रॉपर आप कैमरा सेट करके दे दीजिए कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें सबसे बड़ी गलती देखी गई है मैंने कि असिस्टेंट को आपने कैमरा पकड़ा दिया, प्रॉपर सेट कर दिया और उसको लगा के दे दी फेरों में, अपने फेरे होते हैं अक्सर नाइट में, और एलईडी लगा के दे दी कि एलईडी से काम कर लेना, पोर्टल लाइट वगैरह नहीं लगाना, पैकिंग कर लिया है तो कोई बात नहीं, एलईडी से काम हो जाएगा, 10-15 मिनट की तो रिकॉर्डिंग है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के चक्कर में वो एलईडी लाइट लेके हमारे कैमरे पर लगी हुई है, आगे जाएगा पीछे आएगा तो एलईडी का जो इफेक्ट है वो कम ज़्यादा होगा, तो उससे आपकी एक्सपोजर जो है कम ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो के मामले में बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्सपोजर जो है कम ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको फ्लैश के मामले में भी ले सकते हैं। यदि आप कोई फोटो क्लिक करेंगे, पास में जाएंगे और फ्लैश का पावर उतना रहेगा तो ज़्यादा ब्राइट आ जाएगा, और दूर जाएंगे तो फोटो डार्क आ जाएगा, ऐसा होता है। तो आप क्यों ना जो लाइट सेटअप आपका स्टेज पे लगा था वो का वही लाइट सेटअप आप फेरे में भी सेट कर दीजिए, ताकि आपके वीडियोग्राफर को कोई भी सेटिंग ना करना पड़े, आपके फोटोग्राफर को कोई भी सेटिंग ना करना पड़े और उसी सेटिंग पर वो सारे फोटो क्लिक करता रहे। तो क्या बुराई है, सेम टू सेम फोटो आएंगे, व्यवस्थित फोटो आएंगे और किसी तरह का शेड नहीं बनेगा। आप पोर्ट्रेट लाइट लगा देंगे तो एक माहौल बन जाएगा कि हाँ भैया परफेक्ट लाइटिंग है, इसमें चाहे कैमरा आगे मूव करें या पीछे मूव करें, आपकी एक्सपोजर लाइट जो है बराबर परफेक्ट आएगी। और फोटोग्राफी में वैसा ही, आप यदि आपने फ्लैश लाइट लगा दी है तो आप जब फोटो पास जाके क्लिक करेंगे तो फ्लैश लाइट तो वहीं से गिर रही है तो सेम टू सेम आएगी, और आप पीछे से फोटो वाइड एंगल का बनाएंगे तो भी सेम टू सेम आएगी। तो आप ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखकर इन चीज़ों का सेटअप भी आप फेरे वगैरह में भी लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर आपकी फोटोग्राफी हो जाएगी। यदि आप आराम भी कर रहे हो और आपके असिस्टेंट से भी काम करवा रहे हैं तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। दोस्तों एक चीज़ और रह गई कि कपल पोज आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड पर देखकर बना लेते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया बैकग्राउंड आ रहा है, ब्लर इफेक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, बुके इफेक्ट भी बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ मिस कर देते हैं कि भैया जब आपको कभी स्टेज बताना है तो स्टेज पे एक खाली स्टेज पे फोटो ले लीजिए। यदि आपके पास एक ही रिसेप्शन पॉइंट मिला है कि भैया आजकल ब्राइडल और ग्रूम जो है दोनों मिलके शादी करते हैं और एक ही स्टेज रिसेप्शन है तो आपको डबल से फोटोग्राफी करने का मौका भी नहीं मिलता है, तो उनको अलग अलग वेरिएशन में देने के लिए कुछ फोटोज़ आप जो हैं स्टेज पर लीजिए, ताकि उन फोटो को कटिंग कर भी लगा दें। कटिंग करके भी कुछ फोटोज़ हमें यूज़ करना होते हैं, कुछ फोटोज़ आप ब्लर इफेक्ट के भी ले लीजिए और कुछ फोटोज़ आप ब्लैक बैकग्राउंड के भी बना लीजिए। ये अलग अलग वेरिएशन में 4 फोटो आपने स्टेज पर क्लिक किए, फिर उनको थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है, थोड़ी जगह मिल जाती है कि हाँ भैया थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर उसके बाद स्टेज से उतार कर कहीं ब्लैक बैकग्राउंड बना लीजिए, वहाँ पर आप 3-4 फोटो क्लिक कर लीजिए अलग अलग पोज में। उसके बाद आप कुछ बैकग्राउंड में लाइटिंग आ रही हो वहाँ पर फोटो क्लिक कर लीजिए। इस तरफ से आप अलग अलग वेरिएशन में फोटो बनाएंगे ना तो आपको फोटो की कटिंग भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी और विशेष आपके फोटो सारे के सारे काम में आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपको आपकी फोटोग्राफी में 100% बेनिफिट मिलेंगे और अच्छी आपकी फोटोग्राफी हो जाएगी और इजी वे पे भी हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। कुछ इसी तरह की टिप्स मैं आपके साथ में लेकर आता रहता हूँ हर वक्त, वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में और भी अदर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में। यदि आपको पर्सनली सीखना है तो भी आप हमारे स्टूडियो पर ज्वाइन कर सकते हैं और 1 महीने की 2 महीने की आप क्लास ले सकते हैं, आपको बेहतरीन अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहेगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा।